हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में SN2 रिएक्शन और SN1 एवं SN2 रिएक्शन के बीच में तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरिजन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि SN2 मैकेनिज्म क्या है, SN2 क्रियाविधि किसे कहते हैं। इससे पहले हम SN1 क्रियाविधि पढ़ चुके हैं। SN2 मैकेनिज्म यानी इसके अंदर देखिए S जो है वो सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन के लिए होता है और N जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही के लिए होता है। S और 2 जो होता है वो है बाई मॉलिक्यूलर, जिसे BI मॉलिक्यूलर द्विअणुक जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ये जो SN2 है ये इन तीन चीज़ों से बना हुआ है। S फॉर सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, N न्यूक्लियोफिलिक और 2 है बाई मॉलिक्यूलर या द्विअणुक। देखिए जो वीडियो से आप जब नोट्स बना रहे हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आप वीडियो को पहले कंप्लीट एक बार देख लीजिए, सेकंड टाइम भी देखिए और तीसरी बार जो है तब जाके आप नोट्स बनाएं स्टॉप करके। लेकिन नोट्स बनाने के बाद हिंदी में बनाएं चाहे इंग्लिश में बनाएं, नोट्स बनाने के बाद एक बार फिर देखें और आपको तब मालूम चलेगा कि कुछ चीज़ें जो यहाँ लिखी नहीं है लेकिन कही गई हैं वो आपका छूट गया हो सकता है, तो नोट्स में उसको इनकॉर्पोरेट करें। हिंदी में नोट्स बनाने वाले विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हर स्टेप को, हर चीज़ को जो है हिंदी में बोलती हूँ, चाहे इंग्लिश में उसको बोलूँ चाहे ना बोलूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हमेशा इंग्लिश की हेडलाइन को नहीं बोला जाता है, हिंदी में भी बोला जाता है। हिंदी में जो वाक्य बोले जा रहे हैं, सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, उन्हें आप अपने नोट्स में डालिए और उसके लिए वीडियो को रिपीट करके देखना और पॉज करके देखना ज़रूरी होता है नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN2 क्रियाविधि के बारे में, जो कि एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इट इज़ अ वन स्टेप मैकेनिज्म, यानी ये एक चरण में संपन्न होने वाली क्रियाविधि है। केवल एक ही चरण होता है, एक चरण में SN2 रिएक्शन जो है SN2 क्रियाविधि संपन्न होती है। इस जो SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है यानी उसकी गति होती है, वह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की सांद्रता और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। यानी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और अटैकिंग मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन। यानी दो कंसंट्रेशन के ऊपर, एक टू द पावर 1 है ये और उसी तरह से टू द पावर 1 है ये। तो दो कंसंट्रेशन के ऊपर, दो सांद्रताओं के ऊपर ये इस अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्भर करती है, कि गति निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो गति है वो दो कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करती है और ये इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल का जो है जो रिएक्शन है, जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो अभिक्रिया की गति को कंट्रोल करती है। ये बाईमॉलिक्यूलर है रिएक्शन क्योंकि गति निर्धारक चरण में दो मॉलिक्यूल्स जो है वो भाग लेते हैं। एक है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और दूसरा है अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल यानी आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो गति निर्धारक चरण में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या है 2, इसीलिए इसे SN2 क्रियाविधि या बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड या ऐसे यौगिक जिनमें बहुत कम त्रिविम बाधा है, बहुत कम त्रिविम बाधा या त्रिविम बाधा नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो SN2 क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर SN2 रिएक्शन। जो अध्रुवीय विलायक होते हैं वो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, उसकी सहायता करते हैं होने में। Attacking nucleophile attacks the central sp3 carbon from the opposite direction to the nucleofuge। देखिए न्यूक्लियोफ्यूज के बारे में आपको मैंने सबसे पहला जो वीडियो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, उसके अंदर बता दिया था। यानी जो न्यूक्लियोफ्यूज यानी वह नाभिक स्नेही जो मॉलिक्यूल में से निकल के जा रहा है, जिसको लिविंग न्यूक्लियोफाइल या निष्कासित होने वाला न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, नाभिक स्नेही, निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही जिसे कहा जाता है, उसके लिए जो प्रॉपर टर्म है वो न्यूक्लियोफ्यूज है। तो आक्रमणकारी जो नाभिक स्नेही है वो जो केंद्रीय sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिस कार्बन पे की प्रतिस्थापन हो रहा है,
तो एक न्यूक्लियोफाइल जहाँ से जा रहा है, दूसरा जो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल उसके विपरीत दिशा से आक्रमण अगर करता है तो वो मैकेनिज़्म या वो क्रियाविधि जो है वो SN2 क्रियाविधि होती है। यानी जो सेंट्रल कार्बन है, जिस कार्बन पर प्रतिस्थापन हो रहा है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसके ऊपर 4 ग्रुप्स ऑलरेडी लगे हुए होते हैं और इनमें से, इन चारों में से एक ग्रुप जो है वो प्रतिस्थापित होता है और उसकी जगह एक नया ग्रुप आकर लगता है। और जो प्रतिस्थापित होने वाला समूह है वो कार्बन की जिस दिशा से बाहर निकल रहा है, आक्रमणकारी नाभिक से ही ठीक उसकी विपरीत दिशा से आकर आक्रमण करता है और जिसकी वजह से एक ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब ये जान लेते हैं कि संक्रमण अवस्था क्या होती है। संक्रमण अवस्था ऐसी अनस्टेबल अस्थायी स्पीशीज़ होती है जिसमें कि आंशिक बंध होते हैं और उसके ऊपर आंशिक चार्ज होता है और ये अस्थायी स्पीशीज़ होता है या और इसका लाइफ टाइम, इसका जीवन काल जो होता है वो बहुत कम होता है। लाइफ टाइम कम होना, जीवन काल कम होना, यानी बहुत थोड़ी देर के लिए अस्तित्व में या एग्जिस्टेंस में ट्रांजिशन स्टेट रहता है और एक अभिक्रिया के बीच में, ये अभिक्रिया के जो चरण है उसके बीच में वो बनता है और ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा ही के बनने पर ही कोई या तो उत्पाद बने या फिर कोई मध्यवर्ती बने। तो इंटरमीडिएट या मध्य प्रोडक्ट, इनका बनना जो है वो ट्रांजिशन स्टेट से होकर, संक्रमण अवस्था से होकर ही इन प्रोडक्ट का, उत्पाद मॉलिक्यूल का या इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का बनना होता है। तो ये देखते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म। ये देखिए sp3 सेंट्रल कार्बन है और इस पर एक समूह लगा हुआ है जो निष्कासित होगा और उस पर आक्रमणकारी अभिकर्मक जो है, आप जो कि आक्रमणकारी नाभिक नहीं है, वो जिस दिशा से ये ग्रुप बाहर निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफ्यूज जो बाहर निकलेगा, उसकी विपरीत दिशा से आक्रमणकारी नाभिक स्नेही का आक्रमण हो रहा है। बैक साइड अटैक लिखा हुआ है। ये पश्च आक्रमण कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं विपरीत दिशा से नाभिक स्नेही का आक्रमण। दोनों ही चीज़ें आप इस के ऊपर लिख सकते हैं अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो। देखिए, उसकी वजह से एक ट्रांजिशन स्टेट बना पीछे बैक साइड से, जो ये sp3 से जब ये sp2 में परिवर्तित होता है कार्बन, तो उसके ऊपर एक प्योर p ऑर्बिटल यानी असंकरित p कक्षक आता है, बनता है। और उस p कक्षक के आपको मालूम है कि 2 लोब्स होते हैं और एक लोब के द्वारा जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, उसने आंशिक अतिव्यापन, पार्शियल ओवरलैप किया है। देखिए, ओवरलैप जो है वो बहुत थोड़ा सा दिखाया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा अतिव्यापन दिखाया है। और जो नाभिक स्नेही जो निकलने वाला है, जिसको हम न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स, बंद के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकलने वाला है, वो भी थोड़ा सा अतिव्यापन करता है निष्कासित होने वाले साइड से या आउटगोइंग साइड, आउटगोइंग दिशा, डायरेक्शन की ओर से। तो दोनों ही ओवरलैपिंग जो है बहुत कम ओवरलैपिंग है और ये जो है पार्शियल बॉन्ड्स या आंशिक बंधों को ये प्रदर्शित करते हैं और ये सेंट्रल कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो निष्कासित होने वाला समूह निष्कासित हो गया। आप यहाँ पर -x- लिख सकते हैं, इस तीर के निशान के ऊपर -x- ये लिख सकते हैं, यानी ये जो न्यूक्लियोफ्यूज है वो निकल के चला गया, जिसकी वजह से ये उत्पाद आपको प्राप्त हुआ। उत्पाद में जो कार्बन है वो दोबारा sp2 से sp3 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन में परिवर्तित हो गया है और हम इसको ये ऑर्बिटल के रूप में, देखिए ये sp3 है, उसका एक लोब छोटा है और एक लोब बड़ा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अतिव्यापन या ओवरलैपिंग है वो इसकी तुलना में, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था की तुलना में यहाँ अतिव्यापन आप ज़्यादा बनाएंगे, यानी पूरा बॉन्ड यहाँ पर बन चुका है न्यूक्लियोफाइल के ऑर्बिटल और सेंट्रल कार्बन के, केंद्रीय कार्बन जिस पर की ये रिएक्शन हो रही है, उसके sp3 ऑर्बिटल के बीच में ये अच्छा सा ओवरलैप हो गया है, जिससे कि ये बंध कंप्लीट बंध बन गया और प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ।
ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। देखिए, जो क्योंकि कम अतिव्यापन है इसलिए आंशिक बंद है, आंशिक बंद न्यूक्लियोफाइल का है और आंशिक बंद है न्यूक्लियोफ्यूज का। न्यूक्लियोफ्यूज इसलिए कहेंगे कि आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है, बाहर निकलने वाला, निष्कासित होने वाला न्यूक्लियोफाइल है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल रहा है। सेंट्रल कार्बन पर प्लस चार्ज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 बंद इसके ऊपर कंप्लीट हैं। देखिए 1 2 3 बंद कंप्लीट हैं और 2 बंद इसके ऊपर आंशिक या पार्शियल हैं। इन पार्शियल बंद की वजह से ये बहुत ही अस्थायी स्पीशीज़ है और इसको संक्रमण अवस्था का नाम दिया जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, त्रिविम रसायन पढ़ लेते हैं SN2 का। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं उसमें अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखते हैं, उसमें अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री या त्रिविम रसायन लिखते हैं तो वो जो आपका आंसर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, अच्छा माना जाता है। देखिए यहाँ SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देखते हैं। ड्यू टू बैक साइड अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑन द ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्या अर्थ है इसका कि देखिए हम देख रहे हैं कि बैक साइड अटैक है, यानी जिस दिशा से जो X निकल रहा था न्यूक्लियोफाइल उसके विपरीत दिशा से आ रहा था। यानी अगर ये सेंट्रल कार्बन जिसपे कि जो 3 समूह और लगे हुए हैं इस न्यूक्लियोफ्यूज के अलावा, तो ये सारे समूह अगर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ऐसी अवस्था में जो ये सेंट्रल कार्बन केंद्रीय कार्बन होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन माना जाता है। तो ये जो कायरल कार्बन है जो प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करता है, इसमें अगर सारे ग्रुप अलग अलग लगे हुए हों R' H या R" कुछ भी अगर लगे, सारे समूह अगर अलग अलग लगे हों, ऐसी स्थिति में ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय या कायरल कार्बन होता है, असम्मित कार्बन होता है, जो कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन कर सकता है, ऐसे वाला कार्बन। तो देखिए जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है निष्कासित होने वाले समूह से, तो ऐसे में जो ये सेंट्रल कार्बन है इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। और क्योंकि पहले यहाँ X लगा हुआ था और अब उसके विपरीत दिशा में यहाँ NU लगा हुआ है, तो उसका मतलब इसकी जो प्रकाशिक जो कंपाउंड की जो प्रकाशिक एक्टिविटी थी, प्रकाशिक सक्रियता थी, वो विपरीत दिशा में हो जाती है। क्योंकि बैक साइड अटैक यानी विपरीत दिशा से जब नाभिक नहीं आक्रमण करता है तो जो उत्पाद प्राप्त होता है वो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिस पर कि अभिक्रिया हो रही है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, शुरू का जो मॉलिक्यूल है, उसका मिरर इमेज या प्रतिबिंब रूप हमें प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हैं कि SN2 रिएक्शन क्रियाविधि के द्वारा हमें ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशिक सक्रिय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से उसका प्रतिबिंब रूप जो है वो उत्पाद के रूप में मिलता है, जिसका कि ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रकाशिक सक्रियता जस्ट विपरीत होती है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से, शुरुआती मॉलिक्यूल से। इसी वजह से SN2 रिएक्शन को ऑप्टिकल इन्वर्शन, प्रकाशिक प्रतिपन या वॉल्डन इन्वर्शन या वॉल्डन प्रतिपन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्रतिपन, तो ये जो वॉल्डन इन्वर्शन है या ऑप्टिकल इन्वर्शन है ये इम्पॉर्टेंट है और स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 रिएक्शन की इम्पॉर्टेंट है। वॉल्डन इन्वर्शन के ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि मैकेनिज्म जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की SN2 हो ऐसे या विपरीत दिशा से आक्रमण हो रहा हो निष्कासित होने वाले समूह के विपरीत दिशा से, तब मिरर इमेज उत्पाद में के रूप में मिलता है, ऑप्टिकल इन्वर्शन या वॉल्डन प्रतिपन होता है। अब हमने क्योंकि इससे पहले SN1 पढ़ लिया था और अब हम SN2 भी आज पढ़ चुके हैं, तो SN1 और SN2 के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन में आप हमेशा ये सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो बताया जाए। देखिए अंतर बताना, अंतर और तुलना, अंतर और तुलना इन दोनों में भी अंतर है। तुलना का मतलब है कि उन दोनों में सिमिलैरिटी क्या, समानता क्या है और भिन्नता क्या है। अगर दोनों बातें बताई जाती हैं तो उसे तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं।
और जब हम पूछते हैं कि अंतर क्या है यानी डिफरेंस, इसमें केवल अंतर लिखना होता है, असमानताएं लिखनी होती हैं। तो जब आप आंसर लिखें तब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, खास ख्याल रखें कि वेदर इट इज़ कंपैरिजन और इट इज़ डिफरेंस। कंपैरिजन होने से समानता और विषमताएं दोनों बतानी हैं, और अगर डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, तो सिर्फ विषमताएं बतानी हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं SN1 और SN2 के बीच में सिमिलैरिटीज़ या समानताएं क्या है। बोथ SN1 एंड SN2 और मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दोनों जो SN1 SN2 रिएक्शंस हैं, क्रियाविधियाँ हैं, ये दोनों क्रियाविधि जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधियाँ हैं। ये समानता है। अंतर में क्या है, देखिए SN1 और SN2 को अलग अलग लिख लीजिए। और इस SN1 जो है वो यूनिमोलिकुलर यानी एकल अणुक अभिक्रिया है, ये द्विअणुक अभिक्रिया की क्रियाविधि है। एकल अणुक अभिक्रिया क्रियाविधि और द्विअणुक अभिक्रिया की क्रियाविधि है, क्योंकि इसमें 1 है और इसमें 2 है। SN1 जो अभिक्रिया क्रियाविधि होती है उसमें जो गति होती है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यानी जिस अणु के ऊपर, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, उसके सांद्रता, उसके कंसंट्रेशन पर ही उसकी गति निर्भर करती है। जबकि SN2 क्रियाविधि में जो SN2 की क्रियाविधि होती है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों के की सांद्रता के ऊपर इसका रेट या गति निर्भर करती है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो रेट डिटरमिन या गति निर्धारक चरण में नाभिक स्नेही नहीं होता है, जबकि यहाँ एक ही स्टेप होता है, तो इसलिए उसके अंदर जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही भी है शामिल होता है, इसलिए रेट जो है दोनों के ऊपर निर्भर करता है। ये SN1 जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड या टर्शरी सबस्ट्रेट के द्वारा प्रदर्शित होता है। SN1 रिएक्शन जो है वो ऐसी अभिक्रिया ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें त्रिविम बाधा है। ऐसा इसलिए है, या फिर वो टर्शरी सबस्ट्रेट तृतीयक अणु है। ऐसा इसलिए है क्योंकि SN1 के द्वारा कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती का बनता है, और कार्बोनियम आयन में केवल 3 जो है समूह सेंट्रल कार्बन से, केंद्रीय कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इसी कार्बन पर जो है सब प्रतिस्थापन हो रहा है। जैसे ही एक समूह इसमें से निकल जाता है तो इसके अंदर जो धक्का मुक्की है या जगह की कमी या स्पेस की कमी या त्रिविम बाधा जो है इसके अंदर, वो कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के बनने से ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो स्टेरिकली हिंडर्ड या त्रिविम बाधित जो मॉलिक्यूल हैं या टर्शरी मॉलिक्यूल हैं कार्बन है, वो SN1 को ज़्यादा आसानी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ जो इसके जो SN2 रिएक्शन के अंदर देखिए, इट इज़ SN2 रिएक्शन इज़ शोन बाय सबस्ट्रेट्स विदाउट स्टेरिक हिंडरेंस, फॉर एग्जांपल प्राइमरी और सेकेंडरी कंपाउंड्स। देखिए जो SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो उन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, उन मॉलिक्यूल के द्वारा दिखाई जाती है जिसमें त्रिविम बाधा नहीं है। त्रिविम बाधा नहीं है, और वो इसीलिए वो प्रदर्शित करते हैं क्योंकि मालूम है आपको कि सेंट्रल कार्बन में SN2 में 5 समूह जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। एक तो निष्कासित होने वाला समूह जो बाहर निकल रहा है, एक आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जो इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज डेल्टा, यहाँ माइनस चार्ज। आप देखें कि यहाँ पर सेंट्रल कार्बन के साथ जिस केंद्रीय कार्बन पर प्रतिस्थापन हो रहा है उसमें 1, 2, 3, 4 जो निष्कासित होने वाला समूह और 5वां जो आक्रमणकारी समूह, इस तरह से 5 ग्रुप जो हैं वो केंद्रीय कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। उसका मतलब अगर ये समूह जो ये बाकी 3 समूह अगर बड़े आकार के हों, यानी त्रिविम बाधा इसके अंदर हो, या फिर ये टर्शरी तृतीयक हो, ऐसी स्थिति में ये न्यूक्लियोफाइल इस केंद्रीय कार्बन के पास आ नहीं सकेगा। इसके अलावा जो बड़े आकार के समूह होते हैं उनमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, और उन बहुत सारे बॉन्ड्स में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स और इस जो निष्कासित होने वाला न्यूक्लियोफ्यूज है उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी प्रतिकर्षण या रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो नाभिक स्नेही जो है उस प्रतिकर्षण की वजह से इस पर आक्रमण नहीं कर पाता, या इसके ऊपर टर्शरी कार्बन के ऊपर जो है वो SN2 अटैक नहीं हो पाता।
उसकी जगह पे अगर बड़े समूह जुड़े हुए हैं तो उसमें SN1 होगा, छोटे समूह हैं तो SN2 होगा, त्रिविम बाधा अधिक है तो SN1 होगा क्योंकि त्रिविम बाधा खत्म हो जाती है कार्बोनियम आयन बनने पर। और अगर त्रिविम बाधा कम है तो ऐसी स्थिति में नाभिक स्नेही आकर आक्रमण कर सकता है और सेंट्रल कार्बन, केंद्रीय कार्बन के साथ 5 जो समूह हैं वो टोटल जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे वो संक्रमण अवस्था में ही जुड़े हुए क्यों ना हो। तो इसीलिए जो है प्राइमरी और जो सेकेंडरी कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड जिनमें त्रिविम बाधा नहीं है वो जो है SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा देखिए SN1 में कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती का निर्माण होता है और SN2 क्रियाविधि में संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। और भी डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। अंतर और क्या है, SN1 में ये 2 स्टेप में 2 चरणों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, ये एक ही चरण में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। पोलर सॉल्वेंट्स फेवर SN1। देखिए पोलर सॉल्वेंट्स यानी ध्रुवीय विलायक जो है SN1 को इसलिए फेवर करते हैं क्योंकि SN1 के दौरान एक कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है और उस कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती को पोलर सॉल्वेंट्स यानी ध्रुवीय विलायक जो अपने नेगेटिव जो सिरा है मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसमें द्विध्रुव होता है, पोलैरिटी होती है, तो उससे नेगेटिव पोल के द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज को जो है स्थायित्व प्रदान करते हैं आकर्षण बल के द्वारा, जो कि नॉन बॉन्डिंग बिना केमिकल बंध के भी आकर्षण बल जो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के द्वारा पोलर सॉल्वेंट इस कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती को स्टेबलाइज करता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर SN2 रिएक्शन। जो अध्रुवीय विलायक होते हैं वो SN2 को फेवर करते हैं क्योंकि जो सेंट्रल कार्बन है उसके ऊपर एक प्लस चार्ज हल्का सा तैयार होना शुरू हो जाता है और ये जो नेगेटिव चार्ज के साथ एक निष्कासित होने वाला समूह जो जा रहा है और एक आक्रमणकारी अब न्यूक्लियोफाइल नाभिक से नहीं आ रहा है, तो ऐसे जो ये जो स्थिति है इसमें जो चार्ज है वो इसकी तुलना में चार्ज यहाँ पर कम है, तो ये नॉन पोलर जो अध्रुवीय विलायक होते हैं वो SN2 को फेवर करते हैं। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बोथ साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए SN1 जो अभिक्रिया है उसमें जो कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है उसमें देखिए आप नाभिक स्नेही को इधर से भी जोड़ा गया है और इधर से भी जोड़ा गया है, जबकि आप देख सकते हैं निष्कासित होने वाला जो है न्यूक्लियोफाइल वो राइट हैंड साइड या दाईं ओर से गया है, लेकिन जब उत्पाद हमें प्राप्त हुआ उसमें दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी बोथ साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री की बात है। यहाँ पर आप स्टीरियो केमिस्ट्री लिखकर भी इस जो पॉइंट को लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप स्टीरियो केमिस्ट्री लिख के इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इस वाले पॉइंट को आप लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट या विलायक का प्रभाव कहकर भी टॉपिक लगा के इस पॉइंट को लिख सकते हैं, तो अपने आंसर को आप और ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ये निष्कासित होने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसके विपरीत दिशा से ही आक्रमणकारी जो न्यूक्लियोफाइल है वो बंद बनाता है SN2 क्रियाविधि में, और जिससे इस देखिए जो उत्पाद बनता है उसमें ऑप्टिकल इन्वर्शन होता है और यहाँ जो उत्पाद बनता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है, तो इसीलिए इसको रेसिमाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं SN1 को, और SN2 रिएक्शन को ऑप्टिकल इन्वर्शन या वॉल्डन इन्वर्शन कहा जाता है। तो ये चीज़ें हम पहले जो है सारी बातें जो हम इंडिविजुअल रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार और इसको हमने डिफरेंसेस या अंतर में इसको दिखाया है, प्रदर्शित किया है, और अंत में आप इसका जनरल मैकेनिज्म इस प्रकार से लिखकर दिखा देंगे, तब आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो बातें आपको पढ़ाई गई हैं आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को रिपीट करके और पॉज करके देखिएगा, नोट्स बनाने के बाद एक बार फिर और देखिएगा। हिंदी में जो बातें कही गई हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में ही लिखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में नोट्स बनाएं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।